नमस्कार विद्यार्थियों। विवेकानंद आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालोर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पिछले लेक्चर में जो हमने होमवर्क डाला था उस होमवर्क को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से था कि निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल लगाना है। आपको बल दे रखा है 18 न्यूटन का। यदि 1 मिलीमीटर मोटाई तथा 6 पराविद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तो बल का मान कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको दे क्या रखा है क्वेश्चन में कि निर्वात के अंदर दो आवेशों के मध्य बल दे रखा है 18 न्यूटन का। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। निर्वात माध्यम की बात कर रहा है, F बराबर, अच्छा निर्वात का सूत्र क्या होता है हमारा F का। निर्वात का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। अच्छा, ये जो बल है निर्वात में दोनों आवेशों के मध्य दे रखा है, ये कितना मान दे रखा है इसका, 18 न्यूटन का दे रखा है ना। ये बल कितना है, 18 न्यूटन है। निकालना क्या है, कांच के माध्यम के अंदर आपको बल निकालना है। अच्छा, आप अगर बल की बात करते हो, कूलाम के बल की बात करते हो, मानक सूत्र क्या होता है उसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन R गुणा एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह क्या लिखोगे, एप्सिलॉन R गुणा एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई, यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह लिखोगे एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन कीजिए, ये देखिए ये माध्यम की बात करें, ये तो आपके किसकी थी, निर्वात में आपको बल जो दे रखा है। यहाँ पर अगर अपन माध्यम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एक चीज देखो, ये आपका समीकरण नंबर 1 है, ये आपका समीकरण 2। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 की अगर आप तुलना करते हैं तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, इसके साथ में Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर, तो इधर भी है Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। तो ये पूरा है ना, ये जो पूरा पोर्शन है घेरे के अंदर, इस पूरे पोर्शन को मैं 18 न्यूटन के बराबर कर सकता हूँ ना। तो इस पूरे पोर्शन को मैंने किसके बराबर कर दिया, 18 न्यूटन के बराबर, समीकरण 1 की सहायता से। ठीक है, तो हमारा Fm बराबर कितना आ जाएगा, 18 न्यूटन बट्टा, अच्छा अब देखिए नीचे क्या है, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर देखिए यहाँ पर कांच के लिए परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो यहाँ पर अपन एप्सिलॉन आर की जगह क्या लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। ठीक है, नीचे अपना एप्सिलॉन आर रह गया था, बाकी सब तो आ गया उसके अंदर। अच्छा, एप्सिलॉन आर का मान रख दीजिए, कितना है, 6 है, 6 रख दिया। 6 का भाग दो 18 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 न्यूटन हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। अगर आपके पास में दो आवेश है, इन आवेशों को आपने निर्वात में रख दिया और आपके निर्वात के अंदर जो इन आवेशों के मध्य जो बल है वो बल का मान 18 न्यूटन आ रहा है, तो उन्हीं दोनों आवेशों को जब आप एक कांच के माध्यम में, कांच की पट्टिका के मध्य रखते हैं, तो आपका जो इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल होगा वो कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, बल के मान में कमी आ गई, 3 न्यूटन हो गया बल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 8 बुक का। इस एग्जाम्पल के अनुसार क्या, ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपको कि दो छोटे बिंदुवत गोले हैं। आपके पास में दो छोटे बिंदुवत है ना, बिंदु के आकार के दो छोटे आपके पास में गोले हैं। प्रत्येक का द्रव्यमान आपको दे रखा है, दो छोटे बिंदुवत गोले हैं, प्रत्येक का द्रव्यमान दे रखा है 200 ग्राम। एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों जिनकी प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है द्वारा लटकाए गए। आपके पास में दो छोटे बिंदुवत गोले हैं और प्रत्येक का आपको द्रव्यमान दे रखा है 200 ग्राम का है। ठीक है, एक गोला 200 ग्राम का है, दो छोटे गोले हैं और इनको आपने क्या किया, एक सिरे से, मतलब एक जो क्या कह सकते हैं, एक बिंदु से इनको, इन दोनों गोलों को लटका दिया। और लटकाने के लिए जिस रस्सी का आपने उपयोग किया है ना, उसकी लंबाई कितनी है, जिस रस्सी, जिस धागे का उपयोग किया है, अच्छा ये धागा कुचालक धागा है। ठीक है, इस धागे का आपने उपयोग किया है, इस धागे की लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर की लंबाई है। तो पहले यहाँ तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन, सॉल्यूशन। देखो आपने क्या किया है, दो गोले हैं आपके पास में, एक गोला ये हो गया और एक गोला ये हो गया। ठीक है, अच्छा इन दोनों गोलों को आपने क्या किया, एक सिरे से लटका दिया। ठीक है, और प्रत्येक गोले का द्रव्यमान कितना है, 200 ग्राम।
इसका द्रव्यमान भी 200 ग्राम और इसका भी 200 ग्राम द्रव्यमान है, ठीक है। अच्छा, जब आपने इनको लटकाया है तो ये जिस बिंदु से लटके हुए हैं उस बिंदु से लेकर के इसके मध्य का ये जो धागा आपने लिया है, यूज किया है ना, कुचालक धागा है, इस कुचालक धागे की लंबाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर इस कुचालक धागे की लंबाई है, द्वारा लटकाए गए हैं। दोनों गोले समान आवेशित है। अच्छा, ये दोनों क्या है? एक दूसरे से ये दोनों ही समान आवेशित है। अगर ये धनावेशित है तो ये भी धनावेशित होगा, ये ऋणावेशित है तो ये भी ऋणावेशित होगा। दोनों ही क्या है? समान आवेशित है। तो द्वारा जिनकी प्रत्येक की, अच्छा ये तो हो गया था, दोनों गोले समान आवेशित है, मतलब दोनों ही गोलों पर क्या है? समान आवेश है। अगर इसके ऊपर धनावेश उपस्थित है तो इसके ऊपर भी क्या है? धनावेश ही उपस्थित होगा। आ रही बात समझ में? तो अगर दोनों ही गोलों पर समान आवेश उपस्थित होगा मतलब दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर असमान आवेश उपस्थित होता है तो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते, बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रयोग के अनुसार, है ना। लेकिन इन दोनों गोलों पर समान आवेश उपस्थित है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। तो प्रतिकर्षित करते हुए इसलिए मैंने इसको इस तरह से प्रदर्शित किया है। इनके बीच में देखो एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये कहा गया आवश्यक है तथा साम्य अवस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर पाई जाती है। साम्य अवस्था क्या होती है? जैसे कोई देखिए, मान लीजिए जैसे आपकी ये पेन है, ठीक है, ये पेन साम्य अवस्था में मतलब स्थिर अवस्था, साम्य अवस्था क्या है? एक तरह की स्थिर अवस्था है। स्थिर अवस्था में कब रहेगी? जब इस पर लगने वाले कुल बल का मान, नेट बल का मान कितना होगा? 0 होगा। तो वो वस्तु क्या होती है? साम्य अवस्था में स्थित होती है। अगर कोई वस्तु है, अगर वो साम्य अवस्था में स्थित है, वो मतलब कैसे होगी? उसके ऊपर लगने वाले कुल बल का मान 0 होना चाहिए। अब देखिए, इस पेन के ऊपर क्या है? एक तो पृथ्वी है, धरती इसके ऊपर बल लगा रही है, वो कहाँ लगा रही है? नीचे की तरफ लगा रही है। हरी बात समझ में? जो आपके गुरुत्वाकर्षण बल है प्रत्येक वस्तु पर लगता है ना। तो ये पृथ्वी है, प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत। तो ये भी पेन को भी क्या कर रही है? अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। तो नीचे की तरफ धक्का लगा रही है ना, नीचे की तरफ बल लगा रही है। और मैं क्या कर रहा हूँ? इसको अपने हाथ से पकड़ के इसके ऊपर की तरफ बल लगा रहा हूँ, और मैं उतना ही बल लगा रहा हूँ जितना पृथ्वी लगा रही है इस पेन के ऊपर। तभी ये पेन क्या है? संतुलन की अवस्था में है, साम्य अवस्था में स्थित है। तो साम्य अवस्था क्या होती है? बेसिकली एक ऐसी अवस्था होती है जिस पर लगने वाले कुल बल का मान क्या होता है? 0 होता है। अब आप देख सकते हो, मेरा देखिए, मैं बल लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ, पृथ्वी बल लगा रही है नीचे की तरफ, और दोनों ही बलों का मान क्या है? समान है ना। और दिशा क्या है? अलग अलग है। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसल आउट कर रहे हैं। तो कुल बल का मान क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। हरी बात समझ में? तो यहाँ पर भी एक ही कंडीशन होगी। यहाँ पर भी जो गोले हैं ये साम्य अवस्था में है, मतलब इन गोलों पर लगने वाले कुल बल का मान क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, साम्य अवस्था। इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। बहुत ही कम दूरी है वैसे, 4 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है इनके बीच, ठीक है। 4 सेंटीमीटर की दूरी है। प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात करो। आपको क्या ज्ञात करना है? कि प्रत्येक गोले पर आवेश कितना होगा? आवेश ज्ञात करना है आपको। प्रत्येक गोले पर आवेश ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये तो आपका क्वेश्चन कह रहा है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो दोनों गोले हैं ये जिस बिंदु से देखिए लटके लटके हुए हैं, तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रेखा खींच लेता हूँ, लंबवत रेखा, ठीक है। और लंबवत रेखा खींचिए तो ये इस कोण को दो भागों में, समान दो भागों में विभाजित कर रही है। और प्रत्येक कोण का मान मैंने मान लिया कितना है? थीटा कोण है। कितना है? थीटा कोण। ये भी कोण थीटा है, ये भी कोण क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर भी एक ऐसी लंबवत एक रेखा खींच लेता हूँ, यहाँ पर भी खींच लेता हूँ। अब देखिए, ये दोनों कोण है ना, सम्मुख कोण है कि नहीं है? ये क्या है? ये दोनों कोण क्या है? सम्मुख कोण है। तो यहाँ पर देखिए, इस कोण का मान थीटा है तो इस कोण का मान भी क्या होगा? थीटा होगा। इस कोण का मान थीटा है तो इस कोण का मान भी क्या होगा? थीटा होगा। पता है ना आप, देखो छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि दो समांतर रेखाएं हैं, अगर उसमें से एक रेखा है इन दोनों रेखाओं को अगर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण होते हैं, ये कोण और ये कोण क्या होता है? समान होता है। पढ़ा है ना आपने? ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक ये कंडीशन आ रही है। देखिए, दो समांतर रेखाएं, ये रेखा और ये रेखा, दो समांतर रेखा है, ये रेखा क्या कर रही है? इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा?
समान हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इसे बोलते हैं सम्मुख कोण, ठीक है, थीटा। चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए इस गोले, सबसे पहले इस गोले की बात करते हैं। इस गोले पर देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी इस गोले पर बल लगा रही है नीचे की तरफ। ये गोला लटक रहा है ना, अगर कोई वस्तु लटक रही है मतलब क्या है, उसके ऊपर बल लग रहा है पृथ्वी के कारण, तभी तो वो लटक रही है। अगर बल नहीं लगता होता तो वो तो हवा में उड़ती होती, लटकती थोड़ी। तो यहाँ पर ये गोला है तो ये लटक रहा है, तो मतलब इसके ऊपर बल लग रहा है नीचे की तरफ, है ना। कौन लगा रही है? पृथ्वी लगा रही है। वो बल क्या है? एफ बराबर एम जी, गुरुत्वाकर्षण बल होता है एफ बराबर एम ए। और पृथ्वी की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की बात की जाती है, जी। जी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर पृथ्वी क्या कर रही है? इस गोले के ऊपर एक बल लगा रही है एफ बराबर एम जी, वो है नीचे की तरफ बल लग रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है? पृथ्वी बल लगा रही है, बिल्कुल लगा रही है, लेकिन यहाँ पर जिस पृथ्वी के बल लगाने के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल लगाने के कारण जो रस्सी है, रस्सी में तनाव उत्पन्न हो रहा है। रस्सी में क्या हो रहा है? तनाव उत्पन्न हो रहा है। तो तनाव के कारण एक बल कार्य करता है, ठीक है, टी। ये आपका क्या है? तनाव के कारण बल कार्य कर रहा है। आ रही बात समझ में? अगर आप रस्सी के एक सिरे को अगर किसी कील से अगर बांध देते हो और दूसरे सिरे को आप खींचते हो, है, तो क्या होगा? वो रस्सी तन जाएगी, तो तनाव उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर ये तनाव किसके कारण? इस बल के कारण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और ये किस दिशा में उत्पन्न हो रहा है? देखिए रस्सी की दिशा में उत्पन्न हो रहा है। आ रही बात समझ में? जहां पर ये जो रस्सी की नोक है, इस दिशा में ये तनाव बल उत्पन्न होगा। चलिए, और ये की ये कंडीशन क्या होगी? इसके लिए भी होगी। इस पर भी नीचे की तरफ बल लगेगा एफ बराबर एम जी, और इसके कारण रस्सी तन जाएगी, और तनने के कारण यहाँ पर एक तनाव बल टी से प्रदर्शित किया मैंने, वो तनाव बल उत्पन्न हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब देखिए, अब एक और देखिए, इस वस्तु के ऊपर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक तो क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, इसके साथ ही ये वस्तु आवेशित है और ये भी वस्तु आवेशित है, और दोनों ही सजातीय आवेश से आवेशित है। आ रही बात समझ में? दोनों गोलों पर क्या है? समान आवेश उपस्थित है। मतलब इसके ऊपर प्लस है तो इसके ऊपर भी प्लस होगा। तो ये दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वस्तु, ये जो गोला है, ये इस गोले के ऊपर बल लगा रहा है इस दिशा में, ये गोला है इस गोले के ऊपर बल लगा रहा है इस दिशा में, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बल कौन सा होगा? एफ बराबर, मान लिया कि इस गोले के ऊपर आवेश है, वो कितना है? क्यू आवेश है ना। इस गोले पर मान लिया कि क्यू आवेश है, तो इस पर भी तो क्यू आवेश ही उपस्थित होगा, क्योंकि दोनों पर समान आवेश उपस्थित है। आ रही बात समझ में? प्रश्नानुसार अगर इस गोले पर क्यू आवेश उपस्थित है तो इस पर भी क्यू आवेश उपस्थित होगा, क्योंकि दोनों गोलों पर क्या है? समान आवेश उपस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए समान आवेश उपस्थित है, तो इस गोले के कारण इस गोले पर लगने वाला बल एफ बराबर क्या होता है? के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो Q1 का मान भी Q है और Q2 का मान भी Q है, तो क्या कर सकते हैं अपन? सीधा Q स्क्वायर करते हैं सीधा, अपॉन में आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? इसी तरह से इस गोले के द्वारा इस गोले पर भी बल लगेगा, एफ बराबर, फॉर्मूला आपको पता है कूलाम का, ये Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए Q1 का मान भी Q है, Q2 का मान भी Q है, तो Q गुणा Q क्या हो जाएगा? Q का स्क्वायर हो जाएगा, तो K Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से इस गोलों पर लगने वाले कुल बलों की बात कर दी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? अब ये गोला है, ये साम्य अवस्था में स्थित है, मतलब इस पर जो लगने वाले कुल बलों का मान है वो शून्य है, लेकिन अपने बल तो निकाल दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए एक चीज होगी। सबसे पहले आप क्या करते हो? ये जो टी है, इस टी देखिए ये है ना, एक तरह से ये जैसे ये बन रहा है ना, एक तरह से निर्देश तंत्र बन रहा है ना, ठीक है। दो बीमाएं निकल रही है, ये वाई कंपोनेंट हो गया, ये एक्स कंपोनेंट हो गया, इस तरह से बन रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, और ये बीच वाला टी हो गया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर साइड में बना देता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ये हमारा गोला है, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका बीच का, ये टी से प्रदर्शित किया गया है इसको। आ रही बात समझ में? यहाँ पर आपका कोण है थीटा। अच्छा, ये थीटा कोण कहाँ से बन रहा है? थीटा कोण इस, ये जो आप वाई एक्स कह रहे हो, ये वाई एक्स से यहाँ पर इसके ऊपर बन रहा है कोण ऐसे। तो यहाँ पर भी देखिए थीटा कोण कहाँ से बन रहा है? यहाँ से लेकर के यहाँ पर बन रहा है। तो इस टी के एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष अगर घटकों की बात की जाए तो घटक क्या होंगे? एक्स अक्ष के सापेक्ष क्या घटक हो जाएगा? टी। देखिए यहाँ पर देखिए, अपन क्या बात करते थे? कोण जहां से बनता है ना, उसको तो लेते थे cos थीटा, और बाकी दूसरे वाले को क्या लेते थे? sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर y की बात करें तो क्या आएगा? t cos थीटा। जहां से कोण बन रहा है वो तो क्या हो जाएगा? cos थीटा, तो t cos थीटा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? t sin थीटा। आ रही बात समझ में? इस प्रकार से आपने इसको घटकों में, t को घटकों में विभाजित कर दिया, t cos थीटा और t sin थीटा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो इस दिशा में जो बल लगेगा वो कितना होगा? t बराबर t cos थीटा हो जाएगा ना, और इस दिशा में जो बल लग रहा है वो कितना है? टी
साइन थीटा। इसके लिए भी उसी तरह से होगा, इसके लिए भी देखिए इस दिशा में बल लगेगा तो इसके लिए क्या लगेगा टी कॉस थीटा, और इधर लगेगा तो क्या लगेगा टी साइन थीटा, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखो, अब अपन बात करते हैं, अब अपन बलों की तुलना करते हैं, क्योंकि अपन को पता है, हम जानते हैं कि गोला क्या है, साम्य अवस्था में स्थित है। तो देखो साम्य अवस्था में स्थित होगा मतलब क्या है कि ना ये संतुलन की अवस्था में, मतलब इसके ऊपर लगने वाले कुल बलों का मान शून्य होगा। शून्य कैसे होगा, आप देखो, सबसे पहले देखिए इस गोले के ऊपर नीचे की तरफ एक बल लग रहा है F बराबर mg। अब ये नीचे की तरफ बल लग रहा है जो गोले को नीचे की तरफ खींच रहा है, इसको आपको बैलेंस करने के लिए इसके ठीक विपरीत दिशा में एक बल कार्य करना पड़ेगा, है ना, एक बल लगाना पड़ेगा, और वो बल है वो इस mg के बराबर होना चाहिए। तो वो बल कौन सा लग रहा है, T cos थीटा लग रहा है, जो कि इस बल को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। आ रही बात समझ में। तो अपन कह सकते हैं कि T cos थीटा बराबर होगा mg के, ठीक है। इसको ले लिया समीकरण नंबर 1। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तभी तो ये साम्य अवस्था में हो पाएगा। अगर इस बल का मान इस बल के मान के बराबर नहीं होगा तो ये साम्य अवस्था में कैसे हो पाएगा, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में लग रहे हैं। आ रही बात समझ में। तो ये दोनों बलों का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अच्छा एक और चीज, यहाँ पर देखिए इस गोले के ऊपर इस दिशा में बल लग रहा है F बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा इस बल को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक बल लगाया गया टी साइन थीटा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों बल भी क्या एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तभी जाके ये साम्य अवस्था में स्थित होगा, वरना ये साम्य अवस्था में स्थित नहीं होगा। दोलन की तरह, जो दोलन सरल दोलक होता है ना, उसकी तरह ये घूमता रहेगा। आ रही बात समझ में। तो इसको बैलेंस करने के लिए दोनों बलों को समान करना पड़ेगा, ठीक है। तो टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। इसको ले लिया क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रकार से हमारी दो समीकरण आ जाएगी, है ना। टी cos थीटा बराबर mg और टी sin थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, प्रत्येक गोले पर आवेश का मान निकालना है। क्या निकालना है, प्रत्येक गोले पर आवेश का मान। चलिए इन समीकरण से निकलेगा। अब तुम क्या करते हैं, समीकरण 1/2 करते हैं, ठीक है। समीकरण 1/2 करने पर, अगर 1/2 कर दिया जाए मतलब क्या होगा, टी cos थीटा बट्टा टी साइन। अच्छा एक सेकंड, समीकरण 2/1 करते हैं ना, समीकरण 2/1 करते हैं, ठीक है। मतलब ये नीचे वाली इक्वेशन है, इसको पहले लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे लिखेंगे। तो क्या आएगा, टी साइन थीटा बट्टा टी कॉस थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बट्टा एम जी। आ रही बात समझ में। तो यहां से देखिए टी से टी कट जाएगा, आगे करते हैं इसको अगले पेज पर। अब देखो ये यहाँ तक हमारी कंडीशन पहुंच गई थी, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बटा एम जी। तो इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन, तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ये आर स्क्वायर है, इसको नीचे ले लेते हैं, तो एम जी आर स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई 3। इस प्रकार से हमारी 3 इक्वेशन आ गई। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर अपन ध्यान दें, इस चित्र को अगर वापस देखें एक बार, देखिए तो ये जो कोण है, ये थीटा कोण, आप देखिए ये कोण बहुत छोटा है। अगर आप इस कोण को देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म कोण है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कितना होता है, इतना सा तो होता है 4 सेंटीमीटर, है ना, मतलब इतना ही होता है और क्या है। तो 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का ये देखिए, यहाँ तो ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर मान लिया इस 4 सेंटीमीटर को इस तरह से मिला दिया आपने 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण होगा, ये कोण वैसे ही छोटा होगा, और यहाँ पर आपने इस कोण को और डिवाइड कर दिया, इसको आधा कर दिया, तो यहाँ पर ये जो कोण होगा थीटा का मान, ये थीटा कोण है, ये बहुत सूक्ष्म कोण है। चित्रानुसार, ठीक है, कोण थीटा क्या है, बहुत छोटा कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर चित्रानुसार हम कह सकते हैं कि कोण थीटा है, थीटा कोण है, ये बहुत क्या है, छोटा कोण है। और अगर कोण का मान छोटा होता है ना, तो
टेन थीटा है, जब आप कॉन थीटा, थीटा का मान अगर आपका छोटा है, सूक्ष्म कोण है, तो उस कंडीशन में टेन थीटा बराबर होता है लगभग साइन थीटा के। जब आपके कोण थीटा का मान छोटा होता है तो उस कंडीशन में टेन थीटा लगभग बराबर होता है आपके साइन थीटा के। जैसे आप और एग्जांपल कह सकते हो, जैसे अगर मान लिया कोण थीटा, थीटा का मान अगर आप जीरो रखो, 0 डिग्री रख दिया, तो उस समय साइन जीरो का मान कितना होता है, 0 होता है। और टेन जीरो का मान कितना होता है, टेन जीरो क्या होता है, टेन किसके बराबर होता है, साइन बटा कॉस, तो साइन जीरो बटा कॉस जीरो। ठीक है, साइन जीरो का मान 0 और कॉस जीरो का मान 1, तो 0/1 मतलब 0। आ रही बात समझ में? तो देखिए थीटा का मान अब जितना छोटा होगा, टेन थीटा और साइन थीटा उसका मान उतना ही बराबर होगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर क्या होगा, टेन थीटा है, इसको मैंने क्या कर दिया, लगभग साइन थीटा के बराबर मान दिया। ठीक है, अच्छा अब अपन देखो लाल बटे कका से, लाल बटे कका से साइन थीटा के लिए मान निकालते हैं तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण आता है। अब आप चित्र पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज, ये एक त्रिभुज बन रहा है ना। इस त्रिभुज में देखिए थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। और तीसरी भुजा होती है आधार। तो यहाँ पर देखिए थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है, लंब है। तो ये वाली भुजा देखिए, अब आपको पता है कि यहाँ से बिंदु से आपने एक लंब खींचा है, तो ये लंब इस रेखा को समान दो भागों में विभाजित करेगा। आ रही बात समझ में? अगर इसका मान 4 सेंटीमीटर, टोटल मान 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब बराबर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर बटा कर्ण, कर्ण का मान कितना है, 40 सेंटीमीटर। तो कर्ण कितना है, 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दिया, 2 का देंगे भाग 20 बार और इधर रहेगा 1 बार। तो अपना साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1/20, है ना। तो यहाँ पर मैं देखिए टेन थीटा की जगह मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अतः समीकरण 1 से 3 से, सॉरी 3 से टेन थीटा जो कि लगभग बराबर होता है साइन थीटा के, बराबर क्या आ जाएगा, KQ² अपॉन mg r²। साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1/20। यहाँ पर टेन थीटा लिखने की जरूरत है ना, तो 1/20 बराबर KQ² अपॉन mg r का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो 1/20 यू का भी लिख लिया, बराबर के का मान कितना है बताइए आपको, 9 × 10⁻9। अच्छा क्यू का मान तो हमें निकालना है, तो क्यू का स्क्वायर यू का रख दिया। एम, एम मतलब द्रव्यमान कितना दे रखा था आपको, द्रव्यमान 200 ग्राम दे रखा था। ठीक है, 200, एम बराबर कितना दे रखा था आपको, 200 ग्राम दे रखा था प्रत्येक गोले का द्रव्यमान। अच्छा ये ग्राम में दे रखा है, इसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 1000 का क्या कर देंगे बेटा, भाग दे देंगे, किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 0.2 kg। ये आपका एम का मान आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.2। ठीक है, किलोग्राम लिखने की जरूरत, एमकेएस में चेंज करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में, सीजीएस में अगर कोई भी मान दे रखा है उसको एमकेएस में चेंज करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, जी तो आपका क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसका मान कितना होता है, 10 के बराबर होता है, 10 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर लगा देंगे 10। आर, आर क्या है, दूरी है, दोनों गोलों के मध्य की दूरी। तो दोनों गोलों के मध्य की दूरी आप निकाल ही चुके थे, कितनी आई थी आपकी, 4 सेंटीमीटर थी। तो 4 सेंटीमीटर में ना मध्य की दूरी आर बराबर कितनी, 4 सेंटीमीटर दे रखी थी। 4 सेंटीमीटर में इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, 10 का दे दो भाग, कितना आ जाएगा, 0.4 मीटर आर का मान। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर दे रखा है ना, तो 0.4 का स्क्वायर कर देंगे। अब अपन क्या करते हैं, अपने पास में ये कंडीशन आ गई और यहाँ से अपने को सिर्फ क्यू का मान निकालना है और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर क्यू स्क्वायर को एक साइड में रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं। क्यू स्क्वायर को एक साइड में रख दिया, बाकी सबको दूसरी तरफ भेजेंगे। 0.2 ये ऊपर आ जाएगा ना, 0.2 10 0.4 का स्क्वायर बटा ये 9 × 10⁻9 है, ये नीचे आ जाएगा।
9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। क्यू स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ मैं अंडर रूट ले लेता हूँ, इस पर भी अंडर रूट ले लिया, इस पर भी अंडर रूट ले लिया, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर अंडर रूट रह जाएगा, तो क्यू बराबर कितना आएगा हमारे पास में 0.2। इस 0.2 को मैं खोल देता हूँ ना, बाद में खोल देंगे। 0.2 10 0.4 का स्क्वायर बटा 9 गुणा 10 की घात 9, और किस में आएगा ये अंडर रूट में आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 1 10 आ जाएगा। आ रही बात समझ में। अब यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा ना तो नीचे 10 नहीं लाना, पहले इसके नीचे 10 लाओ, क्योंकि क्या है ये कोष्टक के अंदर है और इस कोष्टक की घात कितनी है 2 दे रखी है, तो पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में इसको नीचे लेके आ सकते हो। आ रही बात समझ में, सीधा नहीं लेके आओगे, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्यू बराबर हमारा कितना आ गया था 2 गुणा 10, ठीक है, गुणा, अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16, और देखिए 10 नीचे 10 है ना बट्टे में, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 100 के कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 गुणा 100। यहाँ तक अपन ने सॉल्व कर दिया। अब इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। 10 से 10 काट देंगे, ठीक है, 2 दे रखा है, और यहाँ पर कितना है, अच्छा ये 20 किधर गया, ये 20 अपन ने 20 तो लिए ही नहीं, इस 20 को देना था ना, ये गुणा में 20 भी तो था साथ में, यहाँ पर गुणा में 20 रहेगा, यहाँ पर भी गुणा में 20 रहेगा, 20 लिए ही नहीं अपन। चलिए 2 से काट देंगे 20 को, 10 बार जाएगा, ठीक है, तो कितना आ रहा है 16 बट्टा 9 गुणा, अब देखिए 10 की घात 9, यहाँ पर देखिए 100 है, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2 लिखा जा सकता है, और यहाँ पर देखिए इसके 10 की घात 1 है, अंश समान है, तो घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 10 की घात 12। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 4 बट्टा 3 गुणा 10 की घात 12, गलती कर दी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो 4 बटा 100 आएगा, 10 थोड़ी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इधर क्या आ जाएगा 0.04 आएगा, तो यहाँ पर भी 0.04 आएगा, इसको पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, तो 100 है तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है 10,000, मतलब 10 की घात 4। 10 की घात 4 आ जाएगा ना यहाँ पर, तो 10 की घात 4, अब देखो अंश समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 9 और 4 कितने हो गए 13, 13 और 1 14, तो यहाँ पर 12 नहीं 14 आएगा, 10 की घात 14, यहाँ पर भी 10 की घात क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर देखिए पहले मैंने कैसे कर दिया 16 और इधर 9 ही रख देता हूँ। ठीक है, अब देखो अंडर रूट हटाएंगे अपन, अंडर रूट हटाएंगे तो 16 किसका, देखो 16 का अंडर रूट क्या होता है 4 होता है, 4 गुणा 4 करोगे तो 16 आ जाएगा, नीचे 9 का अंडर रूट क्या होता है 3 गुणा 10 की घात 14, 14 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 10 की घात 14 है ना, तो 10 की घात 14 का अगर अंडर रूट हटाओगे तो क्या आएगा 10 की घात, इससे 14 का आधा कर दो कितना आता है 7, तो क्या आ जाएगा 4 बट्टा 3 गुणा 10 की घात 7 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात माइनस का 7, किसमें आएगा कूलाम के अंदर, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अपन बात कर रहे थे बहुल आवेशों के मध्य बल और अध्यारोपण की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं एक परीक्षण आवेश की बात करते हैं। ठीक है, अपन ने जैसे जिस तरह से आपने गुलाम के बल का सदिश निरूपण किया था उसी तरह से इस डेरिवेशन को भी आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए गुलाम के नियम का सदिश निरूपण किया था ना, वहां पे सिर्फ आपने 2 आवेशों की बात की थी, उन दोनों आवेशों के ऊपर बल लग रहे थे, है ना। यहाँ पर अपन क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपन एक परीक्षण आवेश लिया है, क्यू नॉट क्या है यहाँ पर एक परीक्षण आवेश है, ठीक है, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश या बिंदु आवेश भी कहते हैं इसको, और ये हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है, इसका मान क्या होता है हमेशा धनात्मक, ये ऋणात्मक नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो एक परीक्षण आवेश लिया है और इसके चारों तरफ बहुत सारे आवेश लिए है ना, मतलब n की संख्या में आवेश लिए इसके चारों तरफ, जैसे ये Q1 एक और आवेश इसके पास में उपस्थित है, यहाँ पर एक Q2 आवेश उपस्थित है, ठीक है, एक आवेश यहाँ पर Q3 आवेश उपस्थित है, तो ऐसे बहुत सारे करते लास्ट में ये जैसे यहाँ पर एक QN करके आवेश उपस्थित है,
तो बहुत सारे आवेश इसके आसपास में उपस्थित है, ठीक है, 1 से लेकर के n तक आवेश इसके आसपास में उपस्थित है। तो इन सभी आवेशों के कारण इस आवेश Q0 पर लगने वाले परिणामी बल का मान आपको ज्ञात करना है। इस डेरिवेशन में आपको क्या करना है, बहुल आवेशों के मध्य बल और अध्यारोपण को प्रदर्शित करना है। तो एक से अधिक आवेशों के कारण किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले बल, परिणामी बल का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो देखिए, इसको जोड़ देते हैं पहले, इस बिंदु से सभी आवेशों को जोड़ दिया जाए। ये एक यहाँ पर हो गया, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, है ना। अब देखिए, सभी आवेश है किस पर बल लगा रहे हैं, इस बिंदु आवेश Q0 पर बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस बिंदु आवेश पर बल लगा दिया। अब देखिए, ये बल है किस दिशा में लगेगा, क्योंकि देखिए सभी आवेश क्या है, समान प्रकृति के आवेश है, सजातीय आवेश है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो बल लगा रहे हैं, इस दिशा में बल लगा रहे हैं। ये बल कौन सा होगा, F वेक्टर। अच्छा, कौन बल लगा रहा है, Q3 बल लगा रहा है, किस पर बल लगा रहा है, Q0 पर बल लगा रहा है। तो फोर्स ऑन Q0 विथ रेस्पेक्ट टू Q3 है, तो फोर्स ऑन Q0 विथ रेस्पेक्ट टू Q3, तो F03 आ गया। अच्छा, इसी तरह से अगर अपन बात करते हैं Q1 इसके ऊपर बल लगाता है, देखिए इस दिशा में बल लगाएगा, प्रतिकर्षित कर रहा है, तो ये फोर्स कौन सा होगा, फोर्स ऑन Q0 विथ रेस्पेक्ट टू Q1, तो F01 आ गया। अच्छा, इसी तरह से अगर ये Q2 है, ये बल लगा रहा है, ठीक है, तो ये देखिए इस दिशा में बल लगाएगा, इस दिशा में, तो ये कौन सा बल होगा, फोर्स ऑन Q0 विथ रेस्पेक्ट टू Q2, ठीक है, तो F02। अच्छा, इसी तरह से Qn, ये भी बल लगाएगा, ये देखिए इस दिशा में बल लगा रहा है ना, तो ये क्या होगा, फोर्स ऑन Q0 विद रेस्पेक्ट टू Qn के सापेक्ष Q0 पर बल। आ रही बात समझ में। तो इस प्रकार से आपका ये परिपथ क्षेत्र बन गया। यहाँ पर Q0 बिंदु आवेश पर इसके आसपास में n आवेश उपस्थित है, Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे जैसे करके n आवेश उपस्थित है, और ये सभी आवेश इस बिंदु आवेश के ऊपर बल लगा रहे हैं। तो अपन को क्या निकालना है कि इस पर बिंदु आवेश पर लगने वाले कुल बल का मान निकालना है, परिणामी बल का मान निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए एक सूत्र निकालेंगे अपन बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण के सिद्धांत से। देखिए, अब आपको पता है कि अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले F, देखिए आपको पता है कि यहाँ पर कुल बल की संख्या कौन सी है, थ्योरी लिख लेते थोड़ी सी। बिंदु आवेश Q0 पर आवेश Q1, Q2, Q3, डैश 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 करके Qn क्रमशः F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, F03 वेक्टर, डैश डैश डैश, अंत में कौन सा है, F0n वेक्टर बल लगा रहे हैं। अतः बिंदु आवेश Q0 पर लगने वाला परिणामी बल, क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बिंदु आवेश Q0 पर है, Q1 Q2 Q3 Q4 डैश करके लास्ट में Qn तक, ठीक है, लगातार क्रमशः कौन से बल लगा रहे हैं, F01 वेक्टर, F02 वेक्टर, F03 वेक्टर जैसे करके लास्ट में F0n वेक्टर बल लगा रहे हैं। तो अब Q0 पर बिंदु आवेश Q0 है, इस पर लगने वाले कुल बल का मान ज्ञात कीजिए। तो कुल बल क्या होगा, F नेट मतलब कुल, नेट की जगह आप टोटल भी लिख सकते हो, ठीक है, किसके बराबर होगा, F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस डैश 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 करके प्लस में लास्ट में F0n वेक्टर, ठीक है। तो इन सभी बलों के योग के बराबर होगा कुल बल। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं F01 वेक्टर। F01 वेक्टर की बात की जाए, है ना, तो किस प्रकार से होगा ये F01 वेक्टर, देखो अगर अपन F01 वेक्टर की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों आवेश, ये देखिए Q1 आवेश है, ये Q2 पर बल लगा रहा है ना, तो इनके मध्य जो अपन बात करेंगे
स्थिति सदिश की, तो स्थिति सदिश क्या होगा, आर वन सॉरी R01 वेक्टर, ये इसका क्या होगा, स्थिति सदिश होगा, R01 वेक्टर, ये इसका स्थिति सदिश हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर इसके बल की बात करते हैं और यहाँ पर अगर इसका इकाई सदिश की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, R01 कैप, ये इसका इकाई सदिश हो जाएगा। ठीक है, तो F01 वेक्टर को कैसे लिखेंगे अपन, के Q1 Q0, ठीक है, बट्टा इनके मध्य देखिए स्थिति सदिश क्या है, R01 वेक्टर, इसका मॉडुलस का स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, इकाई सदिश आ जाएगा R01 कैप। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन बात करें F02 वेक्टर के लिए तो क्या आएगा, के Q2 Q0, Q2 और Q0 अपॉन R02 वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर R02 कैप, है ना। इसी तरह से बात करते हैं अगर ऐसे डैश ऐसे करके और अंत में आएगा अपना F0n वेक्टर की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, के Qn Q0 अपॉन R0n वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर और R0n कैप। आ रही बात समझ में। अब देखिए ये क्या है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और इसको मान लिया समीकरण 4, ये पहला वाला था ना, इसको समीकरण 4 मान लिया। तो समीकरण 4 के अंदर 1, 2 और 3 के मान रखने पर, है ना, ऐसे बहुत सारे आएंगे मान। तो समीकरण 4 में ऐसे लिख लेते हैं F01 वेक्टर कॉमा F02 वेक्टर कॉमा F03 वेक्टर कॉमा डैश डैश F0n वेक्टर के मान रखने पर, ठीक है, इन सबके मान समीकरण 1 के अंदर, ये 4 के अंदर रख देते हैं। ठीक है, चलो F01 वेक्टर का मान रख देंगे इधर, तो F नेट बराबर क्या आएगा, F01 वेक्टर मतलब के Q1 Q0 बटा R01 वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर R01 कैप प्लस F02 वेक्टर का मान कितना है, के Q2 Q0 बटा R02 वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, R02 कैप प्लस जैसे जैसे करके ऐसे ऐसे सभी के मान आएंगे, है ना। Q3 के लिए, Q4 के लिए, सबके लिए मान आएगा। लास्ट में क्या आएगा, Qn के लिए के Qn Q0 बटा R0n वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर R0n कैप। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास में ये रिजल्ट आ रहा है जिसमें अपन ने सभी आवेशों के कारण बिंदु परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान निकाल दिया, एफ नेट। अच्छा, अब देखिए इसको किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो इन सब में जो कॉमन चीज है उसको अपन बाहर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर के यहाँ पर भी उपस्थित है, यहाँ पर भी उपस्थित है, तो और यहाँ पर भी उपस्थित, सब जगह के उपस्थित होगा, तो के को सबसे पहले अपन ने बाहर ले लिया। और क्या कॉमन आ रहा है, क्यू नॉट यहाँ पर भी उपस्थित है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो क्यू नॉट को भी अपन ने बाहर ले लिया। ठीक है, तो के क्यू नॉट बाहर आ गया। अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए ऊपर क्या रह जाएगा, Q1 बटा R01 वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर R01 कैप प्लस Q2 बटा R02 वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर R02 कैप प्लस जैसे जैसे करके लास्ट में क्या आ जाएगा, Qn बटा R0n वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर R0n कैप। आ रही बात समझ में। के Q0 इसको तो आपने कॉमन ले लिया बाहर और बाकी अंदर जो भी था उसको लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एफ नेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर देखिए जैसे के Q0 इसको बाहर ले देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अंदर का जो पूरा पद है, देखिए Q1 बटा R01 वेक्टर, Q2 बटा R02 वेक्टर, ऐसे जैसे करके आ रहा है। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक समीशन लगा देता हूँ। समीशन मतलब इन सबका योग, समीशन का मतलब क्या होता है, योग। तो यहाँ पर देखिए समीशन लगा के मैंने क्या कर दिया, आई बराबर, देखिए सबसे न्यूनतम मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आई बराबर 1 से लेकर अधिकतम मान कितना आ रहा है, n आ रहा है। यहाँ पर देखिए मान है ना, क्यू नॉट का मान परिवर्तित नहीं हो रहा, नॉट का मान तो देखिए सब जगह बराबर है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो नॉट का मान तो सब जगह लगातार आ रहा है, लेकिन मान परिवर्तित क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए Q1 के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पर Q2 के लिए बात कर रहे हैं, आगे आएगा Q3 के लिए, फिर Q4 के लिए और लास्ट में जाके अपन Qn के लिए बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए मान किसका, 1 से लेकर के n तक मान में परिवर्तन आ रहा है
बाकी 0 का मान तो सबके लिए है ही, 1 से लेकर के n तक मान में परिवर्तन आ रहा है। तो i बराबर क्या लिया आपने, 1 से लेकर के i बराबर n ले लिया, ठीक है। अच्छा, ये समीशन कर दिया इन सब का योग सीधा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, q है ना, q1 की जगह क्या लिखेंगे अपन, qi लिख लेंगे, बट्टा r01 की जगह क्या लिखेंगे, i लिखेंगे, i बराबर 1 है, वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए इसके साथ में इकाई सदिश आ रहा है, r0i कैप, ठीक है। ये हमारा आ गया किसी बिंदु आवेश पर, बहुल आवेशों के कारण बिंदु आवेश पर लगने वाले कुल बल या परिणामी बल का मान आ गया, ठीक है। अब अगर चाहिए, अगर आपको मान लिया कि ना आप मान लिया कि अगर आवेश है Q नॉट, इसके ऊपर दो बल कार्य कर रहे हैं, इसके पास में दो बल है Q1 और Q2, ये दो बल है, इस आवेश के ऊपर बल लगा रहे हैं, Q नॉट के ऊपर बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर परिणामी बल का मान निकालेंगे तो F नेट निकाल देंगे, चलिए बराबर के Q नॉट, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। देखिए समीशन आई, तो यहाँ पर देखिए समीशन आई बराबर 1 से लेकर के 2 तक होगा, 2 तक होगा, ठीक है। QI बटा R0I वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर R0I कैप, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये Q0, देखिए सबसे पहले I का मान 1 रखेंगे, तो QI की जगह क्या लगेंगे, 1 लगा देंगे, बट्टा R01 वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है, R01 कैप प्लस, अब I का मान कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे, एक के बाद में फिर 2, तो Q2 बटा R02 वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर R02 कैप, ठीक है। तो इस प्रकार से Q1 और Q2 के द्वारा Q नॉट पर लगने वाले बल का मान निकाल दिया। इस तरह से आप जितने भी आवेश चाहो उस आवेशों के कारण Q नॉट पर निकालने वाले बल, कुल बल का मान, परिणामी बल का मान आप निकाल सकते हो, इस सूत्र की सहायता से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र ज्ञात हो गया, बहुल आवेशों के मध्य, बहुल आवेशों के कारण किसी परिणामी आवेश पर लगने वाले बल या अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था जो खत्म हो गया है। चलिए फिर आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करेंगे, कल इससे आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है।